स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग दादाजी के बारे में बात करेंगे, यानी कि सैटर्न 5 के बारे में। तो आइए समझते हैं। अब यहाँ पे ये समझिए, ये प्रोजेक्ट बड़ा नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका इम्पैक्ट पूरे इंसानियत पे पड़ा। मतलब ये प्रोजेक्ट का स्केल को बताना या डॉक्यूमेंट्री में डालना संभव ही नहीं है। मैंने नीचे काफ़ी सारे दे दिए जो छोटे छोटे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये समझिए ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। जैसे वोएजर बड़ा था, ये समझिए वोएजर मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये बहुत बड़ा बात था। और इसको अंजाम देने के लिए इस वन वॉन ब्राउन, जो आप सुने होंगे, जर्मन साइंटिस्ट है जिन्होंने V2 रॉकेट बनाया था, इन्हीं को अमेरिका ने कलेक्ट किया। मतलब उस टाइम जब जर्मनी हारा तो वहाँ जितने साइंटिस्ट थे उन सबको कलेक्ट किया जाता, सोवियत यूनियन और अमेरिका कलेक्ट करते। ये चाहे कि हम अमेरिका की तरफ जाते ना कि सोवियत यूनियन में जाते। तो ये आए और जो V2 रॉकेट था उसी को लेके कलेक्ट करके मतलब अमेरिका के लिए स्पेस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया। तो ये पूरी तरह से ये रॉकेट का डिज़ाइन, रॉकेट का मेन आर्किटेक्चर वॉन ब्राउन की तरफ से बना हुआ है। और ये समझिए इस रॉकेट को नाम से बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आप मून रॉकेट बोलेंगे लोग इसी के पास जाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही इकलौता रॉकेट है जो ये काम किया है। और साइज के मामले में ये कितना बड़ा था, ये सबसे बड़ा था। अभी तक कोई भी रॉकेट नहीं है जो इसके आसपास का भी पहुंच जाए, कि मतलब हम इसके पास पहुंचते हैं ना, कोई भी नहीं है जो इसके आसपास भी पहुंच सके। ये बहुत बड़ा था और ये एक बहुत अच्छा चीज़ इंसानियत को दिखाया, क्योंकि ये कोल्ड वॉर के हाइट में बनाया गया था। मतलब ये प्रेसिडेंट का जो स्पीच है, ये सुनने पे आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मतलब एक समझिए आइडियोलॉजिकल बैटल थी कि कैपिटलिज्म अच्छा है कि सोशलिज्म अच्छा है, या जैसे उस टाइम में ये लोग कॉम्युनिस्ट कहते थे। तो प्रूफ करने के लिए कौन बढ़िया है, आप उतना बड़ा माइलस्टोन करो। और इससे मुझे इंसानियत के मामले में एक चीज़ अच्छा लगता है कि भले इंसान इंसान से लड़े, भले मतलब कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, मैं ऊपर जाऊं या फैमिली उमली को नुकसान हो, कभी भी इंसानियत एज ए होल को कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो सबसे बुरा टाइम था, सबसे डार्क टाइम, यानी कि कोल्ड वॉर, यानी कि हमारे पास इतना पावर था कि कोई एक बटन दबा दे गलत टाइम पे गलत जगह पे, स्वाहा हो जाएगा पूरा इंसानियत। उस दरमियान हम लोग ये बनाए, मून रॉकेट बनाए, ना कि मतलब एक दूसरे को उड़ाने की कोशिश की। और रशिया भी कोशिश कर रहा था, रशिया मतलब सोवियत यूनियन भी कोशिश कर रहा था, उनका N2 रॉकेट भी बनाया गया था। तो इसीलिए मतलब सबसे बुरे माहौल में, सबसे डार्क एनवायरनमेंट में भी इंसान बहुत अच्छा काम किया। इसीलिए मुझे इंसानियत के लिए बात डर नहीं लगता। इंसान के लिए डर लगता है, भले मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं वो डर लगता है, लेकिन इंसानियत को कुछ नहीं होगा, हम लोग संभाल लेंगे। क्योंकि ये सबसे डार्क मोमेंट में इतना बड़ा मतलब चीज किया गया था। अब बात करते हैं ये रॉकेट कितने स्टेज का था। ये 3 स्टेज का है, जैसा आपको पता है फाल्कन 9 2 स्टेज का है, ये 3 स्टेज का है। 3 स्टेज का ये इसलिए था क्योंकि ये उस टाइम मतलब रॉकेट बना रहे थे तो इफिशिएंट इंजन उतने नहीं थे, प्लस बहुत बड़ा बनाना था। मतलब इसका काम था लगभग 150 टन को लोअर ऑर्बिट पे ले जाना। आप सही सुन रहे हैं, 150 टन। अभी जितने रॉकेट है, जैसे फाल्कन 9 को बात करें तो वो 22 टन में रो देता है। तो वही समझ लीजिए, ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा रॉकेट था। और इसका एग्जाम्पल देने के, इसका साइज अच्छे से समझाने के लिए, इसका स्टेज 1 यानी कि जो पहला स्टेज था वो 45 मीटर का था। अब 45 मीटर सुनने में आपको समझ में नहीं आया जब तक आप कोई ऊंचे बिल्डिंग के बगल में नहीं खड़े हो जो 45 मीटर का हो। आप ये समझिए PSLV यानी इंडिया का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसके अंदर हट जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज, पूरा रॉकेट उसके अंदर हटेगा। और इसको चलाने के लिए, मतलब ये सबसे बड़ा स्टेज है, सबसे ज़्यादा भारी है, मतलब इसके ऊपर सब चीज़ लगा हुआ, तो इसको चलाने के लिए F1 इंजन बनाया गया। ये इंजन अभी तक का सबसे तगड़ा इंजन सिंगल सिस्टम है। यानी कि मतलब क्या ऐसा कोई बनाया जा सकता है इसमें इससे ज़्यादा पावर हो, आराम से बनाया जा सकता है। लेकिन जनरली क्या किया जाएगा, छोटे छोटे खूब सारे इंजन लगेंगे, जैसे कि फाल्कन 9 में खूब सारा छोटा इंजन है, 9 इंजन है, जबकि इसमें सिर्फ 5 था। तो वैसे समझिए आपको इससे ज़्यादा पावर मिल सकता है, लेकिन इस साइज में, मतलब कि एक इंजन अकेले कितना थ्रस्ट क्रिएट कर रहा है, उस मामले में ये बहुत पहुंचा हुआ था। और इसको चलाने के लिए, मतलब इतना बड़ा इंजन को चलाने के लिए रॉकेट प्रोपेलेंट 1 यानी कि केरोसिन का इस्तेमाल किया गया और लिक्विड ऑक्सीजन का। केरोसिन का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि मतलब थ्रस्ट चाहिए, ये पहला स्टेज है, इसको एटमॉस्फेयर से लड़ना है, इसको ड्रैग से लड़ना है, इसको इनर्शिया डालना है। तो यहाँ पे थ्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, स्पीड नहीं। तो केरोसिन चूज़ किया गया। और फिर बात करते हैं सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज में मतलब जो साइज था वो 24.9 मीटर का सेकंड स्टेज था, यानी ये भी बहुत बड़ा था। और इसके बाद थर्ड स्टेज था जो कि 17.81 मीटर का था, ये भी बड़ा था। मतलब समझिए इसका जो सेकंड और थर्ड स्टेज है वो नॉर्मल रॉकेट से बड़े होते हैं, ये बहुत बड़ा था। मतलब एक ऊंचा बिल्डिंग, मतलब इसको कहा जाता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी उड़ने चली गई, ये उतना बड़ा चीज़ था। और इसको चलाने के लिए, यानी सेकंड और थर्ड स्टेज को चलाने के लिए अलग इंजन का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि जैसे F1 को बनाया गया था एक काम के लिए, थ्रस्ट दो मेन था, लेकिन जब ये पहुंचने लगा, मतलब हाई एल्टीट्यूड पहुंच रहा है, वेलोसिटी आ गई है, तब इंजन का रिक्वायरमेंट बदल जाता है। अब आपको माइलेज चाहिए, तो सेकंड इंजन जो था, यानी कि मतलब सेकंड स्टेज में लगाया था, वो J2
इंजन था और ये लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे चल रहा था। आप देखेंगे सैटर्न 5 का लॉन्च फुटेज में देखेंगे काफ़ी सारे बर्फ आपको गिरते हुए दिखेंगे। उसमें से बर्फ का दो मेन कारण है, पहला लिक्विड ऑक्सीजन जहाँ पे खूब सारा ऑक्सीजन है वो मतलब कंडेंस कर रहा है पानी के बाहर, और प्लस ऊपर वाले स्टेज में लिक्विड ऑक्सीजन भी है प्लस हाइड्रोजन भी है, तो वो भी लिक्विड फेस में, तो बहुत कंडेंसेशन जमा हो जाता था इसके चलते। तो यही समझिए ये दो मेन इंजन मेन सैटर्न को बनाया, F1 इंजन और J2 इंजन, और F1 मतलब समझिए अभी तक कोई इसके आसपास भी नहीं पहुंचा है। ये तीन स्टेज मेन काम किया। अब बात करते हैं, ये आप समझिए 1969 का मतलब ये लोग मून लैंड किया, और उससे पहले ही ये रॉकेट बनाया गया था, क्योंकि अगर आप लोग मून मिशन को अच्छे देखेंगे तो अपोलो 11 में लैंड किया गया था ये, और उससे पहले भी कई सारे मिशन बनाए गए जो जा जाके चेक कर रहे थे। और जेमिनाई पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था जेमिनाई प्रोजेक्ट, जिसमें एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया कि क्या एस्ट्रोनॉट्स एक्चुअली जिंदा रह सकते हैं, क्या एस्ट्रोनॉट मतलब स्पेस डॉकिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ टेस्टिंग के लिए एक मतलब समझिए पूरा सब प्रोजेक्ट बना के रख दिया गया साइड में कि सिर्फ टेस्ट करो, क्योंकि सैटर्न 5 को बनने में टाइम लग रहा था। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसको टाइम लगना ही था। तो स्टेजिंग के लिए एक समस्या आ गया कि इतना बड़ा रॉकेट है और इसको आप बस एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते। अभी हम लोग जो इतना बड़ा रॉकेट नहीं इस्तेमाल करते, और अब हमारे पास काफ़ी एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम आ गया, न्यूमेटिक सिस्टम्स आ गया। उस टाइम ये सब था नहीं, तो करना क्या था, इनको खूब सारा एक्सप्लोसिव बोल्ट का इस्तेमाल किया गया, यानी ये सब बोल्ट रहते हैं और इसमें आप ट्रिगर देके अलग कर सकते हैं, और मतलब ये काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी तिगड़म वाला सिस्टम है, और इसको खूब सारा इस्तेमाल किया है, खूब सारा, मतलब एक दो नहीं, मतलब आप समझ रही बहुत बड़ा रॉकेट था तो खूब सारा इस्तेमाल किया गया। मतलब आप ये स्टेज देखिए, इसमें 15 ठो बीच में है, उसके ऊपर 25 ठो है, बहुत सारा था। और ये सिर्फ स्टेज 1 था, ये समझिए। आपको अगर दो स्टेज को अलग करना है, क्योंकि वो देखिए अगर ठीक से नहीं जुड़ा रहा तो रॉकेट का जब जिस टाइम लॉन्च होगा उस टाइम जो वाइब्रेशन होता है उसी से खुल के गिर जाएगा गया, तो वैसा तो होना नहीं है। तो इसी कारण से इतना सारा तगड़ा तगड़ा बोल्ट का इस्तेमाल किया। बोल्ट के बाद खूब सारे छोटे रॉकेट्स भी लगाए गए थे। ये बात काफ़ी लोग मिस कर जाते हैं कि रॉकेट उस टाइम जो बनाया गया था उस टाइम इतना रिलायबल नहीं था कि मतलब बस आप रॉकेट अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग फाल्कन 1 का शुरू का लॉन्च देखेंगे, थर्ड या फोर्थ लॉन्च में हुआ था कि मतलब सेकंड स्टेज अलग हुआ और वो वापस भिड़ गया। ये होता है रॉकेट में कई बार। तो यहाँ मून रॉकेट के साथ ऐसा ना हो जाए, तो खूब सारा रेट्रो रॉकेट लगाया गया था। यानी इस तरह के मतलब ये बड़े बड़े रॉकेट पैड्स थे, और फर्स्ट स्टेज में भी खूब सारे रेट्रो रॉकेट थे। इसका काम था कि जैसे डेटोनेशन हो जाएगी, यानी बोल्ट खुल गए हैं, तो ये रेट्रो रॉकेट फायर करेगा और फर्स्ट स्टेज को स्लो कर देगा, धीमा कर देगा थोड़ा, और सेकंड स्टेज से मतलब अलग करेगा। और सेकंड स्टेज को आगे पुश करने के लिए ये मेन सॉलिड बूस्टर्स चालू गए। मतलब समझिए पूरा एक अलग रॉकेट का बैले चल रहा है कि भैया तुम अलग करो, तुम आगे ले जाओ, उसके बाद मेन इंजन चालू किया जाएगा, ताकि मतलब अगर आप रॉकेट फायर कर देते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि फ्लूइड जो है, यानी कि जो फ्यूल अंदर रखा हुआ वो पीछे की तरफ आने लगता है, यानी इंजन को क्लीन फ्लो मिलेगा, जो तब इंजन अच्छे से काम कर पाएगा। तो ऐसे भी खूब सारे रॉकेट्स लगे हुए थे कि अच्छा मतलब ये रॉकेट का पूरा कवरेज है, उसका काम है एक को आगे ले जाना, दूसरा रॉकेट का काम है दूसरे को पीछे करना, फिर तीसरे का काम है जो उसका इंटरमीडिएट रिंग था वो रिंग को डिटैच करना। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही जटिल प्रोसेस था। मतलब उस टाइम उतना बहुत सारा कंप्यूटर ना होने के चलते ये सबको ट्रिगर करने के लिए बहुत फजीयत लग रहा था। और मेन इनको डर सबसे ज़्यादा यही था कि जैसे जैसे फर्स्ट स्टेज बनाए, ठीक है, सेकंड स्टेज, ये समझ रहे जिस टाइम किया जा रहा है रॉकेट नया चीज़ है, रॉकेट क्या होता है, रॉकेट नया चीज़ है, क्योंकि आईसीबीएम इससे पहले बनने लगे थे, लेकिन आईसीबीएम में एकदम चीज़ है कि गया ठोक दिया। यहाँ पे आप ऑर्बिट करना चाह रहे हैं, यानी प्रिसाइज होना है, आपके पास एनर्जी उतनी ही है लेकिन प्रिसाइज करना है, तो ये तिगड़म वाला चीज़ है। तो आप अलग कैसे करेंगे, और प्लस जहाँ जहाँ इंटर स्टेज था, यानी कि स्टेज अलग होने वाला है और इंटर स्टेज अलग से रखा गया था, जुड़ा हुआ नहीं था, तो 3 पार्ट से था, मतलब पहला पार्ट निकला, फिर दूसरा केसिंग निकला, फिर ये तीसरा पार्ट फायर करेगा। तो ये सब करने के चक्कर में बहुत डर था उनको कि केसिंग निकालने टाइम वो इंजन से अगर भर गया तो गया, आपका पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। बहुत मेहनत किया गया, और इसीलिए आपको कई सारे स्टेजिंग के फुटेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि नासा एक्चुअली स्टेजिंग में कैमरा लगा के रख देता था, और जब पार्ट्स गिरते थे समुद्र में रिकवर करते थे उसको, तो इसीलिए आपको फुटेज मिलेगा जो एक्चुअल स्पेस में लिया गया है। आपको आराम से, मैंने नीचे वीडियो दे भी दी, आप देख सकते हैं। स्टेजिंग भी बहुत तिगड़ा वाला था, इसलिए आपको रॉकेट जब भी फायर करेगा आपको दिखेगा 3 तो छोटा लाइन खींच रहा है, उसके बाद मेन इंजन फायर किया, वो छोटे रॉकेट ये वाले थे। तो स्टेजिंग के लिए भी समझिए इनको रॉकेट को अलग करने के लिए अलग रॉकेट लग गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर्स का। इतना सारा काम करने के लिए कंप्यूटर लगे। अब ये समझिए कंप्यूटर उस टाइम था नहीं जिस तरह से आप और हम कंप्यूटर को समझते हैं, जहाँ पे आर्किटेक्चर है, वेराइटीज़ हैं, ट्रांजिस्टर है, ये सब था ही नहीं 1969 में। तो इनको हर चीज़ बनाना पड़ा। जिसे आप और हम आज कंप्यूटर कहते हैं वो समझ लीजिए कुछ लोगों का डिज़ाइन पे है, वो कुछ लोगों का डिज़ाइन इस डिज़ाइन पे बेस किया हुआ है। तो ये मतलब क्या, ये फाउंडेशन रखे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिस तरह से आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेमोरी के लिए उस टाइम सेमीकंडक्टर उतना एडवांस नहीं
नहीं था, ना ही रिलायबल था। तो मेमोरी बनाने के लिए मतलब लोग सोच भी नहीं रहे थे कि मेमोरी सेमीकंडक्टर से बन सकता है, तो ये ऐसे सिल के मेमोरी बनाया गया। हाँ, आप शब्द सही सुने, औरत लोग इसे सिलती थी, मतलब बैठ के कॉपर से आराम से, मतलब ये मेटल का जो रिंग देख रहे हैं इसमें अगर क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है तो यानी जीरो है, काउंटर क्लॉकवाइज है तो यानी वन है। तो ऐसे करके ये सब बिट्स आप देख रहे हैं, और ये मतलब एक ग्रिड से इसको मतलब कॉपर से ये किया गया था, एक्स वाई जेड में स्टोर किया गया था। एक सेंस लाइन डायगनली जाता था ताकि उसको रीसेट कर सके, क्योंकि ये मतलब अगर आप इसको रीड करने की कोशिश किए इलेक्ट्रॉनिकली तो इसका आप मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स कर देंगे, तो इसीलिए उसको दोबारा डेटा डालना पड़ेगा। मतलब एक तरह से समझिए रैम था, लेकिन रैम के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि ये मेन मेमोरी था। तो इसको मतलब आप डेटा कंप्यूटर रीड किया और उसके बाद वापस इसको राइट करना होता था कि अच्छा यहाँ से आप जीरो पढ़े वापस जीरो लिख दो वहाँ पे, ताकि वो डिलीट ना हो जाए। तो ये था इनका मेमोरी। इसीलिए आप लोग हर जगह सुनते हो कि आज हमारे पास इनसे कहीं गुना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो ये मेमोरी था भाई, एक मेमोरी कार्ड इससे मतलब 1-2 अरब गुना ज़्यादा डेटा रखता है और ज़्यादा रिलायबल भी होता है। तो यही समझिए, इसे अगर आप इसको गूगल करना चाहें तो लिख लीजिए हैंड वोवन कोर मेमोरी, आपको आराम से मिल जाएगा इसका डिटेल। और इनको आईसी बनाना पड़ा। आईसी मतलब जिस तरह का आज हम लोग देखते हैं कि जो एकदम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ये इन्होंने उसका फाउंडेशन रखा जिस तरह से आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा चीज़ बनाया गया कि सैटर्न प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके चक्कर में बहुत सारा टेक्नोलॉजी बन गया। और ये एक तो रिंग आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे, ये है कंप्यूट रिंग, मतलब नेविगेशन कंट्रोल यूनिट कह सकते हैं, कंप्यूटर यूनिट कह सकते हैं। ये आईबीएम को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। आईबीएम एमआईटी के साथ काम कर रहा था, क्योंकि मतलब समझ कुछ है ही नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन बुक नहीं है, कुछ डेटा नहीं है, क्या चाहिए तुमको, अच्छा कैसे करोगे, अच्छा कंप्यूटर बना रहा है, ये कंप्यूटर कैसे काम करेगा, समझे, हर चीज़ ये लोग बना रहे थे। तो आईबीएम को यही प्रोजेक्ट दिया गया कि ये पूरा मेन कंस्ट्रक्शन करो कंप्यूटर लॉजिक का। इसमें मतलब हर चीज़ को ट्रिपल रिडंडेंट रखा गया था, यानी कि सिर्फ 3 ही रख रहे थे, क्योंकि मेन इनका ये था कि अगर 4-5 लगा देते तो कॉन्फ्लिक्ट होने का, फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो ये 3 मेन कंप्यूटर था, तो इसीलिए आईबीएम को कई बार सुनने को मिलेगा आईबीएम मेड सैटर्न 5 पॉसिबल, क्योंकि आईबीएम ही उसका मेन कंप्यूटर बनाया था। तो ये है कंप्यूटर के मामले में, समझ रहे हैं आदम, मतलब ये कंप्यूटर देख के हजम नहीं होता है कि कैसे ये बनाया गया था। मतलब सिल के आप मेमोरी बना रहे हो, बिट्स इतना बड़ा बड़ा है कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं अपोलो मिशन। कोई ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब जिस प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया वो प्रेसिडेंट का ही असैसिनेशन हो गया, जॉन एफ कैनेडी का। उसके बाद अपोलो 1 के जो क्रू को रेडी रखा गया था, उसका टेस्टिंग के दरमियान मतलब जो कैप्सूल था उसमें आग लग गया और वो लोग ऊपर गए। और मतलब बस एक ही ऐसा चीज़ कहा जाता है कि वो इतना स्पीड से ऊपर गए कि मतलब तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन वो समझ लीजिए कि बहुत मतलब एक सदमा टाइप लगा लोगों को, नहीं ये सीरियस चीज़ है, मतलब अगर आप मून पे जाने का हिम्मत रख रहे हैं तो काफ़ी भारी कीमत देना पड़ेगा। तो मतलब नासा बहुत थॉरली मतलब ये चेक किया, और एस्ट्रोनॉट्स को भी अच्छे से बता दिया गया, देख लीजिए हम कोशिश करेंगे 100% सेफ रहने का, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मतलब आपका जान भी जाए। और जो एस्ट्रोनॉट्स का देहांत हुआ वो खुद भी कह रहे थे कि लाइक देयर इज अ चांस दैट वी माइट डाई, और गए ऊपर। लेकिन मतलब इसको होने के बाद और नासा ये हो गया, मतलब एकदम ड्रिवन हो गया कि नहीं हमको करना है। मतलब प्रेसिडेंट गए गए, मतलब उसके बाद तो पूरा देश जुड़ गया कि नासा को सक्सेस कराओ किसी तरह से, क्योंकि मतलब प्रेसिडेंट एक होप दे के गए थे, ऐसे नहीं कि बस चले गए, होप दिए थे। उस होप को जिंदा रखने के लिए पूरा देश नासा को सपोर्ट करने में आया। आप समझिए जिस टाइम नासा अपने फुल पावर पे चल रहा था वो 3 लाख एम्प्लॉय से ज़्यादा को चला रहा था, और ये सिर्फ एम्प्लॉय बात कर रहा हूँ जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, पीएचडी के ऊपर पीएचडी रखे हुए हैं, वो लोग हैं। तो समझिए बहुत बड़ा मिशन था। और एस्ट्रोनॉट का सेफ्टी को एकदम सीरियस समझने के लिए लॉन्च स्केप सिस्टम का बनाया गया। और ये आइडिया ये था कि एक छोटा सा रॉकेट रहेगा और ये खींच के हटा देगा, क्योंकि रॉकेट जो है एक तो उसका लोग कहते हैं बॉम्ब है, लेकिन वो बॉम्ब नहीं है, क्योंकि उसमें जो ये है क्या बोलते हैं फ्लूइड है वो अलग अलग रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कभी भी डेटोनेशन हो तो उसको मिक्स होने में टाइम लगेगा। यही है मेन एक्सप्लोसिव और मतलब रॉकेट में अंतर यही होता है। एक्सप्लोसिव अपना एनर्जी तुरंत डंप कर सकता है, मतलब 1 मिली सेकंड के अंदर सारा डंप कर सकता है। यहाँ पे एक बहुत हाई स्पीड आग लग रहा है, तो इसीलिए ये बूम के तौर पे उतना पावरफुल नहीं होता, तो आप आराम से एक रॉकेट से खींच के निकाल सकते हैं। तो ये बनाया गया था पूरी तरह से कि मतलब कैप्सूल को खींच के निकाल लेगा, और इसीलिए कैप्सूल जिस टाइम लॉन्च किया जा रहा था सारा खिड़की कवर रहता था। जैसे ही ये लॉन्च स्केप टावर का यूज़ खत्म हो जाए कि मतलब अब आप अंतरिक्ष में पहुंच गए, अब आप अबोर्ट नहीं कर सकते, तो ये था कि ये जेटसन कर दिया जाएगा। तो अगर आप किसी पिक्चर में देखें आपको दिखाएगा मतलब मून पे मतलब स्पेस में पहुंच गए, तब जाके काफ़ी देर बाद ये इस टावर को अलग किया जाए, तब जाके
जाके खिड़की खुलेगी, तब जाके एस्ट्रोनॉट्स देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। और आइडिया यही था कि ये मतलब रॉकेट अगर बूम हो रहा है तो इसको खींच के आराम से निकाल देगा, और इसका जगह ऐसा चूज़ किया गया था लॉन्च प्लेटफॉर्म का कि वो समुद्र की तरफ जाएंगे और आराम से ये क्रैश कर दिया जाएगा और आराम से लैंड करके एस्ट्रोनॉट सही सलामत बचे रहेंगे। और ये एक ऑड कोइंसिडेंस का ही है कि जिस टाइम इसको अपर स्टेज का डमी पे रख के टेस्ट किया जा रहा था, वो स्टेज खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब, और इनका एकदम परफेक्ट टेस्टिंग हो गया कि ये एक्चुअली सर्वाइव कर पाएगा। तो मैंने कहा था कि हम भेजेंगे फिर डिटैच कर देंगे, लेकिन वो जाने गया, उससे स्पिन होकर डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया। तो ये एकदम परफेक्ट टेस्टिंग हो गया, तब लोगों को श्योर हो गया कि नहीं, हमारा एस्केप सिस्टम काम करेगा। मतलब एस्ट्रोनॉट कभी भी ऐसे रिस्क में नहीं थे कि रॉकेट को कुछ हुआ तो वो ऊपर गए, मतलब अच्छा चांस था कि वो सेफली बच जाते। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़े टॉपिक के बारे में। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा चीज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। मतलब समझिए इसी के कारण इंसान इकलौता ऐसा क्रीचर बना इस पृथ्वी पे जो दूसरे सेलेस्टियल बॉडी पे पैर रख के आया है। तो ये बहुत बड़ा बात था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरे का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और नीचे दिए गए खूब सारे वीडियो को देखें, उससे आपको और सीखने को मिलेगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उस समय पता चले वो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।